अस्सलामु अलैकुम। वो अब यूनी स्टूडेंट थी। फिलहाल इसने लिमिट्स याद रखी हुई थी, मगर शाइस्ता बेगम को इसका हर वक्त घूमना फिरना डराता था और वो इस मामला में बहुत जिद्दी साबित हो रही थी। इसलिए उन्होंने जो ड्राइवर इन बहनों के लिए रखा था वो खास तौर पर रेहान की जासूसी भी करता और मिसेस शाइस्ता को सब तफसीलात देता कि वो कब कहाँ कहाँ गई। दिल्ली के मर्दान खाने में इस वक्त खान यूसुफ बेटों के हमरा बैठे थे। दूसरे इलाके के खान खाकम खटक इनके सामने बैठे हुए थे। हम ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं खान साहब। हम दोनों जानते हैं कि आपके बेटे का कत्ल यकूब खान ने जानबूझ के नहीं किया था। लड़ाई हुई थी खान साहब, गोली तो दोनों ने चलाई थी। यकूब खान की जिंदगी थी, बच गया वो, और अरबाज खान हाकिम खान ने बात अधूरी छोड़ दी। खान यूसुफ का अपने बेटे के जिक्र पर चेहरा सुर्ख हो गया था। आज भी जवान बेटे की लाश याद आई थी तो दिल कट सा जाता था और हाकिम खान गरे मुर्दे उखाड़ने आ गए थे। मेरे अरबाज खान ने दिल पर गोली नहीं मारी थी हाकिम खान। वो मानना नहीं चाहता था। तुम्हारा बेटा मानने के ही इरादे से खड़ा था वहां। अब पुरानी बातों का फायदा नहीं। खान यूसुफ ने जब्त से जवाब दिया। खून बहा ले लिया, हंसा बराबर। मैं चाहता हूँ अब पुरानी दुश्मनी को खत्म किया जाए। मैं अपनी बेटी और इसकी औलाद से मिलना चाहता हूँ खान साहिब। हाकिम ने दर्द भरी भीगी आंखों से सामने बैठे अपने जवान नवासों को देखा जो ऐसे पत्थर बने बैठे हुए थे जैसे कोई रिश्ता ही ना हो। खान यूसुफ ने यावर खान और दावर खान को देखा। बनी हुई औरतें भला कब अपनों से मिलती हैं हाकिम खान, और कैसे करोगे सुलह? तुम्हें क्या लगा यहाँ आकर ये तकरीर करोगे और मैं सब बुला दूंगा? अपने जवान बेटे की मौत को बुला दूंगा? खान यूसुफ ने तीखे लहजे में कहते हुए तमसखर से हाकिम खान और इसके साथ आए बेटे को देखा। खान साहब, हम फिर से रिश्तेदारी कर लेते हैं। मैं आपके खानजादा को अभी हाकिम खान की बात दरमियान में ही थी जब खान यूसुफ बिफर गए। मुझे कोई सुलह नहीं करनी। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। मेरे खानजादा का नाम भी मत लेना। इसका रिश्ता हो चुका है और ना भी हुआ होता तो तुम्हारे साथ कभी ना करता। इनको बाहर का रास्ता दिखा दो यावर खान। खान यूसुफ की दाती आवाज पर मुर्दान खाने में अपने कमरे से निकलते खानजादा ने खैरत से अपने आगा जान की घसीली आवाज सुनी थी। आगे बढ़कर देखा तो हाकिम खान और इनके बेटे अयूब खान सर झुकाए डलके हुए शाने लिए बाहर की जानिब जा रहे थे। जब यावर खान तेजी से इनके पीछे गया, क्यों आए आप लोग यहाँ? अंदाजा भी है आप लोगों को इस बात पर हमारी मोरे के कितने दिन अजाब में गुजरेंगे। अब दोबारा मत आइएगा यहाँ। यावर खान की बीगी आवाज पर खानजादा लब बींचे जनान खाने की तरफ बढ़ गया था। आगा जान और अपने बाप से इसी बात पर गिला रहता था इसे, मगर इस मामला में इसकी कभी नहीं सुनी गई थी। जनान खाने में सामने ही रात का खाना तैयार करवाती गुलजान बीबी ब्राउन चादर ओढ़े खड़ी थी। चेहरा भी चादर में मुकम्मल छुपा हुआ था। वह इन्हें देखता रहा। खानजादा, क्या बात है? कुछ चाहिए था आपको? खानी बेगम की आवाज पर वो चौंक कर इन्हें देखने लगा। महंगा बारी लिबास और जेवर से लदी जवान और खुशबाश खानी बेगम के खुलिया और गुलजान के खुलिया में जमीन और आसमान का फर्क था। इसका दिल बुरा होने लगा था। मुझे भूख लग रही थी मोड़े, वो दिल में लहजे में बोलता एक बार फिर गुलजान बीबी को देखने लगा जो इसकी बात पर तेजी से बर्तन उठाने लगी थी। मैंने खानजादा को खाना दो। मैं जरा लड़कियों को देखकर आऊं। पिछले बाग की तरफ गई थी। खानी बेगम ने किचन की तरफ मुंह करके आवाज लगाई और इसे कहकर बाहर निकली। वो बस गुलजान को देख रहा था जो इसके लिए खाना डालकर अबला रही थी। सालन में कीमा और कोफ्ते, गरम नरम गोल रोटियां और साथ सलाद, सब कुछ ट्रे में रखा हुआ था। अपने लाडले की पसंद का खाना बनाती रहती हैं मोड़े। कभी हम गरीबों को भी पूछ लिया करें। दावर इसी वक्त आया था। ट्रे में सजे सालन देखकर मुंह बनाया। दोनों ही खानजादा की पसंद के थे। ये छोटा है, इसका हक ज्यादा है। गुलजान मुस्कुराकर खानजादा के बाल संवारती बड़ी मोहब्बत से बोली। वहां आए खान
असर तन फन करते कमरे की तरफ चले गए थे। गुलजान का खत कब कपाया था। आप पर सबसे ज्यादा मेरा हक है मोरी गुल, इन सबको जलने दीजिए, मुझे आपके खत का खाना बहुत पसंद है। खानजादा ने इनका लरजता हाथ थाम कर मोहब्बत से चूमते हुए इनसे कहा तो इनकी आंखें नम हो गई थी। दावन ने छोटी बाई को मुस्कुराते हुए देखा। वो वाहिद था जो गुलजान को इनका हक दिलाने की कोशिश करता रहता था। वो चाहे नाकाम रहता था मगर गुलजान को खुश करने की पूरी कोशिश करता रहता था। लड़कियां बाग से लौट आई थी। सामने खानजादा और दावर को देखकर जल्दी से चारों चादरों को दुरुस्त किया। सलाम लाला, आज तो आप भी घर नजर आ रही हैं। इसकी छोटी बहन पलवशा इसके पास आकर बैठी। चाचा की बेटियां वहां से कमरों में चली गई थी। जी हाँ, आज जल्दी आ गया। आप जा सकते हैं अपनी बेगम के पास लाला, वो बहन को जवाब देकर शरारत से बोला तो अपनी बीवी को कमरे की तरफ जाता देखते दावा ने चौंक कर इसे देखा और शर्मिंदा हुआ। जानता हूँ तुम बाप मत बना करो, हर जगह नजर घूमती है तुम्हारी। वो इसे घूर कर वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। वो दोनों बहन भाई हंस पड़े। लाला, मेरा एडमिशन करवा देना यूनी, मेरा और जर्शी का भी, वो भी पढ़ना चाहती है। प्लीज आगा जान से बात कीजिए, वो मिन्नत बड़े लहजे में बोली तो आखिरी नवाला लेकर इसने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए सर खलाया। पलवशा ने जल्दी से पानी का गिलास भरकर इसे थमाया तो इसने नफी में सर खलाया। खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीते, मैं करूंगा आगा जान से बात। अब मुझे अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ और खुद मत बनाना। जर्शी को कहना तुम बहुत बुरी चाय बनाती हो। इसके खाली हो चुके बर्तन मुलाजमा ने आकर उछाल लिए थे मगर खाना पीना वो कभी मुलाजमों के हाथ का पसंद नहीं करता था। पलवशी की वैसे भी काम करने से जान जाती थी, खुशी से सर खलाकर भागी। जशी तो सब काम छोड़कर भी खानजादा के लिए चाय बनाती थी और जाने कितनी लगन से बनाती थी कि वो भी बस इसी के हाथ की चाय मांगता था। खान असर, अपनी बीवी से कह दो अपने घर वालों को अगर वो पैगाम भिजवा रही है सुलह के तो भूल जाए कि वो अपनी खुशी से वनी की हुई बेटी से दोबारा मिल सकेंगे। सरदार खान यूसुफ अभी मरा नहीं कि सब मनमानियां करने लगे हैं। आगा जान जनान खाने पहुंचते ही दाड़े थे। इनकी तेज आवाज किचन पे खड़ी गुलजान आज जो इनकी वनी में आई हुई बहू थी, जो जवान बेटों की मां होकर भी लर्ज गई थी, सब वहां जमा होने लगे थे। खान अजहर ने भी एक मुतनफ्फर निगाह गुलजान पर डाली थी। आगा जान सब्र कीजिए। गुल बाबी क्यों पैगाम भिजवाएंगी, वो खुद ही आए होंगे। खान जवान ने आगे होकर बाप के गुस्से को कम करने से रोकना चाहा। तुम चुप रहो खान जवार, तुम्हें अपने मासूम भाई के कत्ल का कभी दुख हुआ ही नहीं था। तुमने तो वनी लेने से भी साफ इनकार कर दिया था। मुझे सब्र के सबक मत पढ़ाओ। हाकिम खान के बेटे ने एक नहीं 2 कत्ल किए थे। अपनी माँ की मौत भूल गए हो क्या, जो जवान बेटे की लाश देखते ही मर गई थी। खान यूसुफ की आवाज बुरी तरह कांपने लगी थी। खानजादा जो गुस्से से इन्हें टोकना चाह रहा था, इनकी जर्द पड़ती रंगत देखकर बुखला गया था। तेजी से आगे बढ़कर इन्हें संभालने लगा। खानसवार भी आगे बढ़े। वो लोग कातिल हैं मेरे बेटे के, खान बेगम के, मैं कैसे माफ कर दूं इन्हें। आगा जान सोफे पर खानजादा के सहारे बैठते हुए इसे थाम कर रो पड़े थे। खान अजहर गुलजान पर चीख रहे थे। खान यावर तो नाना के जाने के बाद ही हवेली से निकल गए थे। दावर बीबीसी से बाप का रवैया देख रहा था, जबकि खानी बेगम और खान जवार की बेगम सना खामोश तमाशाई बनी हुई थी। लड़कियां कमरे में दुबक गई थी। खानजादा अपने दादा जान को सीने से लगाए बेचारगी से चुप करवा रहा था। हर बार ऐसा ही कुछ हो जाता था। वो बाप को रोक सकता था न दादा को, और गुलजान बनी होने की वजह से बिना कसूर के सजा की हकदार ठहरती। मैं नहीं कर सकती ये फजूल ड्रामे, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, वो रूठ हो रहा है। परिहान अगले ही दिन इन्हें यानी अपनी दोस्तों को साफ इनकार कर गई थी। वो तीनों सर पकड़कर बैठ गई थी। तो तुम क्या समझी, लड़की की आवाज सुनते ही फ्लैट हो जाएगा। भाई अच्छा खासा लड़का है, नखरा तो करेगा। अगर इतना इजी होता तो हम चेयर क्यों देते तुम्हें। रीमा ने इसकी कम अकली पर इसे समझाया था। आजकल वो अपने एग्जाम को लेकर बिजी है, शायद इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मगर मेहनत जारी रखो। याद रखो तुमने पैसे ही तो लेने हैं। मनाने से दोबारा से हिम्मत दलाई। परिहान का सख्त मूड ऑफ हुआ। वो कैसे इन्हें तफसील बताए, कैसे इस लड़के ने माफी तक मंगवा ली। ये बात खुद इसके लिए शर्मिंदगी का बाइस थी। तभी
छुपा गई। मीनाल, अगर कभी वो इस बात को लेकर मुझसे फ्री हुआ तो मैं इसे फेस टू फेस कभी मिली तो इसे कहना अनजान बनकर रही तो बेहतर है। वो पागल लड़की समझ रही थी, ऐसा कह देना काफी होता है। इसे लगता था एक लड़का सामना होने पर इन बातों का हवाला नहीं देगा, पैसों का जिक्र नहीं करेगा। बेवकूफ थी वो। डोंट वरी, वो तो मुझ पर छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने सोच लिया है, हम सब मिलकर इसके पास जाएंगी और पैसे लुटा देंगे। डियर बी डन बेट बी, इसके बाद कभी इसे मत मिलना, ये जरूरी भी नहीं। मनाल ने इसे तसल्ली दी और वो काफी हद तक रिलैक्स हो गई थी। ये अच्छी बात थी। यार मेरे दादाजान इस बार चाहते हैं मैं छुट्टियां इनके पास गुजारूं। बिल्कुल दिल नहीं मेरा वहां जाने को। मरहा मुंह बनाती अपना मसला ले आई। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। परिहान ने कुछ सोचकर मैसेज लिखा, कल के लिए सॉरी, इससे पहले हमारे टकराव के लिए भी सॉरी, मेरे कांटेक्ट करने के लिए भी सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैसेज सेंड करके मुंह बकारा। लो अब इस इतनी सारी सॉरी की बिरयानी बनाकर ठूंस लो, चैन सुकून मिल जाएगा अब तो। लव फॉर इंसान। वो मैसेज भेजते ही गुस्से से बड़बड़ाने लगी थी। जवाब नहीं आया था, शायद वो देख नहीं पाया था या फिर इग्नोर कर रहा था। वो सारा दिन बार बार मैसेज चेक करती रही मगर नो रिस्पॉन्स। शाम के वक्त जब वो घर पहुंची तो एक मैसेज आया हुआ था, इट्स ओके, बस इतना ही। वो हैरान हुई और गुस्सा भी आया। रीमा को काल मलाई, आखिर बात कैसे शुरू करूं? क्या बस पैसे मांग लूं? ट्रैक्ट क्या अजाब है रीम? वो चिढ़ गई। कम ऑन, इसे कह दो अकेली हो घर पर, डर लग रहा है, प्लीज थोड़ी देर बात कीजिए। मुझे लगता है मेरे घर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी बात है कि वो फौरन मुतवज्जा होगा और नखरा भूल जाएगा। रीमा के मशवरा पर वो चकरा गई थी मगर काल एंड करते ही इसने यही सब मैसेज लिखकर भेज दिया था। आने के साथ बातें करने लगी। पूर्वा कोचिंग सेंटर गई हुई थी। चाय पीने के दौरान इसे काल आ गई थी। वो नंबर देखकर इसका दिल धड़क उठा था। झूठ बोलना और फिर झूठ को संभालना कितना कितना मुश्किल था, ये कोई इस वक्त परिहान से पूछता। इसने काल अटेंड की। मिस परिहान, क्या आप ठीक हैं? आपको अगर कोई खौफ है तो आप अपनी फैमिली को बताइए, घर के किसी मर्द को बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? वो काल अटेंड होते ही बोला था। उकताया हुआ लहजा आज कदे फिक्रमंदी में डूबा हुआ था। वो इतनी जल्दी चाल में फंस जाएगा, इसे यकीन नहीं आ रहा था। जल्दी से उठकर कमरे में पहुंची थी। मेरे पेरेंट्स नहीं है, छोटी बहन है, वो इस वक्त कोचिंग गई है। और किसे बताऊं? किसी अनजान से बात करने, झूठ बोलने और पकड़े जाने का खौफ इसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। इसकी आवाज में बेसाख्ता कपकपाहट पैदा हुई और लड़खड़ाते जुमले बावर करवाने लगे जैसे वाकई वो डरी हुई है। काल पर मौजूद इंसान इस पर यकीन करने पर मजबूर हुआ था। आप कहाँ रहती हैं? क्या मैं कोई सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूं? कहीं तो मैं आ जाऊं। वो पूरा जाल में फंस गया था। परिहान को शदीद शर्मिंदगी हुई। अच्छा इंसान था, फिक्रमंद हो गया था। वो ड्रामा कर रही थी, धोखा दे रही थी। एक पल को जी चाहा काल काट दे, माजरत कर ले और ये झूठ यहीं का यहीं खत्म कर दे, मगर वो नहीं रुकी। नहीं आप नहीं आइए, मैं सबको यह लोगों को क्या जवाब दूंगी कि कौन है आप? वो वाकई गड़बड़ा गई थी। हाथ की मुट्ठी बनाई, मुंह पर रख गई, जमीर इस धोखे पर लान तान करने लगा था। फिक्र मत कीजिए, मैं काल पर हूँ। कुछ अनईजी फील करें तो बताइए, मैं पुलिस को भेज सकता हूँ। इसने तसल्ली दी और परिहान के पास कोई जवाब नहीं था। खामोश रही और वो भी खामोश हो गया। तो क्या वो वाकई बस काल पर है, सहारा देने के लिए ताकि वो डरे नहीं? कितनी देर गुजर गई, वो कुछ नहीं बोला। काल चलती रही। सुनिए, आप बिजी तो नहीं हैं? आखिर परिहान को अजीब सा महसूस हुआ तो वो पूछ बैठी। आई एम, बट इट्स ओके, वो मसरूफ सी आवाज में बोला और फिर से खामोशी का वक्फा तवील होने लगा। परिहान को बेचैनी महसूस होने लगी थी। कोई इंसान किसी अनजान के लिए इतनी परवाह कैसे जाहिर कर सकता है? वो बज़ाहिर शौहर पर फ्लर्टी सा लड़का इतना केयरिंग था। ना वो वक्त पास कर रहा था ना स्विच हो रहा था, मगर वो एक लड़की की मजबूरी में इसका साथ दे रहा था, एक काबिल इज्जत इंसान की तरह। ओके थैंक्स, अब कोई मसला नहीं, मेरी बहन आ गई है और अंकल भी। वकार साहब और पूर्वा के आने पर वो बेसख्ता इससे कह गई थी। ऐसे इंसान को डियर के तौर पर भी धोखा देना इसे बुरा लग रहा था। टेक केयर, वो दो लफ्ज कहकर काल काट गया था। परिहान कितनी देर हाथ में मोबाइल लिए बैठी रह गई। अब पिया पूर्वा इसके पास पहुंचकर पुकार रही थी। वो चौंकी और मुस्कुराकर इससे बैग लिया। मेरा पाला ट्वीटी, वो लार से पूर्वा के गाल चूमती जा रही थी। पूर्वा ने बमुश्किल से जान छुड़वाई थी। आप जानती हैं मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज गर्ल बन जाऊंगी, मुझे बेबी जैसा ट्रीट करना छोड़ दीजिए। वो अपनी पुन जलाकर
बोलती, नाक चढ़ा रही थी। परिहान इसे देखकर खिलखिलाई और वो वाकई बड़ी हो रही थी, मगर परिहान को अब भी बच्ची ही लगती थी। वो बड़ी बहन से ज्यादा माँ थी पूर्वा के लिए, और माँ के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। अगले ही कुछ लम्हात में वो सब बुलाए पूर्वा के लिए सैंडविच और चाय लेकर इसके पास बैठी थी, और कुछ वक्त पहले अपनी बहन को बड़े हो जाने की इत्तला देने वाली पूर्वा किसी बच्चे की तरह पौनी चलाकर चमकती आंखों से पूरे दिन की रवादात सुना रही थी। खान हवेली में हाकम खान की आमद के बाद फिर से फजा में सोगवारी सी रच बस गई थी। आज तीसरा दिन था। आगा जान की तबीयत खराब थी, गुमसुम से हो रहे थे। गुलजान को बात बात पर तंज और नफरत भरे जुमले सुनने को मिल रहे थे। दावर और यावर कमजोर डाल बने माँ को बचाने की कोशिश में हर बार बात बदल देते या माँ को साइड पर कर देते थे। एक लंबे अरसे के बाद जवान दो बेटों की माँ होने का एक फायदा ये हुआ था कि अब खानी बेगम इन्हें नजरअंदाज करती थी, न दोस्ती पाली न नफरत कायम रखी। मगर खान यूसुफ और खान अजहर आज भी इन पर चीखते थे। ऐसे में खान ज्यादा था जिसने हमेशा की तरह इस माहौल का असर ज्यादा लिया था। इस वक्त भी दिल गिरफ्तार सा आगा जान के सराहने बैठा हुआ था। मेरे रिश्ता की बात हाकम खान को टालने के लिए कही थी या ये सच है? वो आगा जान के जरा संभलते ही माथे पर बल डाले सवाल कर रहा था। वो मुस्कुराए। सच है, और तुम्हारे लिए कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चुनी। खानदानी और मुझसे कब पूछने वाले थे, या फिर बस मुझे निकाह के वक्त अदला दी जाती? इसने इनकी बात दरमियान में ही टोक दी थी। दावर और यावर ने परेशानी से इसे बरकते हुए देखा। इसी में ही हिम्मत थी खान यूसुफ की बात काटने की। वक्त आने पर पूछ भी लेता, बता भी देता। जैसे इन दो की खानदानी और अच्छी बीवियां आई हैं। मैंने ये फैसला तभी कर लिया था जब मूसा ने वो हरकत करके इलाका में हमारी नाक कटवा दी थी। खैर, मुझे यकीन है तुम्हें मेरे फैसले से इतराज नहीं होगा। वो मूसा का जिक्र करते सर झटक गए और मुस्कुराकर अपनी बात मुकम्मल की। मूसा ने जो भी किया मेरे से कोई लेना देना नहीं। आगा जान, मैं आपके फैसले को तब भी मानूंगा अगर मेरा दिल राजी हुआ तो। मेरे साथ जबरदस्ती की सोचिएगा भी मत। वो इनकी दवाइयों का जायजा लेने के बहाने नजर चुराता दो टोक लहजे में बोला था। खान यूसुफ ने बेचारगी से इसे देखा। यार, तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा, तुम मिले ही कहाँ हो इस लड़की से अभी, बल्कि आगा जान इसकी शादी कर ही दे अब। दावा ने शरारत से बोलते हुए बात को संजीदगी में जाने से रोका था। आगा जान तो इसकी शादी की बात पर ही पुरजोश से हो गए थे। जी हाँ, इस घर में कोई रौनक हो। मूसा भी शायद लौट आई इसी बहाने। यावर की बात पर आगा जान ने अफसरदगी से सर खिलाया। मूसा को बुलाने के लिए जरूरी है कि इसका पता हो वो कहाँ है। मुझे बिना सोचे समझे शादी नहीं करनी। वो इनकी खुशियों पर आराम से पानी फेरता हुआ बोला। खान जावर की तरह शहरी और पढ़ी लिखी लड़की लाना चाहते हो, या फिर मूसा की तरह मर्जी करने की चाह में नदानी करके सारी उम्र के लिए मुंह छुपाना चाहते हो? याद रखना खान जरा, तुम मेरी सरदारी और इस हवेली के वारस हो। तुम्हारी हर गलती सर आंखों पर, लेकिन अपने आगा जान को कभी मायूस मत करना। मैं तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी नहीं देख सकूंगा। खान यूसुफ तड़पते लहजे में बोलते जज्बाती वार करने लगे। खानजादा झुंझला गया था। इस वक्त वो आगा जान और खानजादा की बहस को मुस्कुराकर एंजॉय करते बड़े भाइयों के सामने इनकार नहीं कर सकता था। वो जानता था इनकार की सूरत में आगा जान इसकी बढ़तरी जाहिर करेंगे और ये बात इन दोनों को हर्ट करेगी। खान यूसुफ के 3 बेटे थे। बड़े बेटे खान यासर की एक बार लड़ाई हाकम खान के बेटे अयूब खान के साथ हुई। दोनों जवान थे, तैश में एक दूसरे पर गोली चलाई। अयूब खान का निशाना दिल पर लगा, जबकि खान यासर का निशाना चूक गया था। जो इन जवान कत्ल हो गया, जिरगा बचाया गया और खून के बदले वनी में हाकम खान की छोटी बेटी गुलजान मांग ली गई। खान जावन ने वनी लड़की के साथ निकाह करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो शहरी लड़की इन रस्म रिवाज को बिल्कुल नहीं मानती थी। वो खान जावर के साथ दूसरी शादी कभी न करती। मजबूरन खान अजहर के निकाह में गुलजान आई थी। कुछ ही वक्त बाद जवार की शादी सना बेगम से, जबकि खान अजहर की शादी खान यूसुफ की अपनी भतीजी खानी बेगम से हो गई थी। खान जवार की पहली बेटी हुई थी। खानी बेगम के यहाँ भी पहली लड़की हुई, जबकि गुलजान ने पहला बेटा पैदा किया खान यावर, और एक ही साल बाद दूसरा बेटा खान दावर पैदा हुआ।
आगा जान को वारिस मिल गया था, मगर वनी के बेटों को वारिस के तौर पर कबूल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। और फिर कई मंतों और मुरादों से सना बेगम और खानी बेगम के यहाँ एक साथ बेटे पैदा हुए थे। मूसा और खानजादा में चंद माह का फर्क था। मूसा बड़ा था। आगा जान को अपनी भतीजी हानी बेगम का बेटा खानजादा शुरू से अजीज रहा था। ऐसा नहीं था कि वो फर्क करते थे या बाकी सबको प्यार नहीं करते थे, मगर हमेशा से ही खानजादा का जो मुकाम इनके दिल में था वो किसी का ना हो सका। और इस बात का इजहार वो अक्सर सरेआम करते रहते थे और किसी को बुरा भी नहीं लगता था। मगर खुद खानजादा को ये बात परेशान करती थी और लड़के होने के बावजूद खान यूसुफ हर ख्वाहिश हर हसरत इसके वजूद से पूरी करते थे, जिसकी वजह से इसे वो भी करना पड़ता जो वो नहीं करना चाहता था। इस वक्त वो मूसा के जिक्र पर उठकर कमरे में आ गया। आगा जान ने तासुब से इसे जाते हुए देखा था। इस हवेली वाले इन दोनों की दोस्ती और मूसा के हवेली छोड़कर जाने के बाद खानजादा की उदासी के बारे में जानते थे। वो खुद वो लोग भी कहाँ खुश थे। मूसा का अचानक गायब हो जाना सबके लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस था। खान यावर आगा जान से नई फसल का हिसाब किताब डिस्कस करने लगा और वहीं खामोश बैठा। दावर ये सब सुन रहा था। अपने कमरे में आकर खानजादा ने साइड टेबल पर पड़ी तस्वीर उठाकर देखी। वो शौक और शरारती मुस्कुराहट लिए ऊंचे लंबे पठान लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। आंखों का रंग एक जैसा नीलगियो माइल था, मगर नकुश अलग अलग थे। मूसा लौटो, अब तो क्या 3 साल कम है संभलने के लिए? वह तस्वीर में अपने साथ खड़े लड़के से मुखातिब हुआ था। आंखों में नमी बढ़ आई थी। 3 साल पहले अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी मोहब्बत की वजह से वो अपनी जिंदगी की रौनक छीन चुका था। फिर जब बेसुकूनी ने कहीं टिकने न दिया तो सुकून की तलब में अपनी यादों से पीछा छुड़वाकर वो हवेली छोड़कर गया। कहाँ गया ये कोई नहीं जानता था। ईसा लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गाड़ी में मसरूफ बैठा था। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर बिना रुके चल रही थी। अचानक कॉल आने लगी तो इसने कान में लगे ईयरपीस पर उंगली टच करते यस की। ईसा कहाँ हो? आओ यार चिल करते हैं। क्या से रेस की बेट लगाने वाला हूं। इसके दोस्त हसन की पुरजोश आवाज एयरपीस से गूंजी तो इसने मुंह बनाया। मेरी असाइनमेंट रहती है, ये तेरा बाप बनाएगा। इसने अपनी मखसूस बदजबानी का मुजाहरा किया। हसन समझ गया आज वो फिर काम में फंसा होने की वजह से बेजार हो रहा है। इसकी नजरें अब भी स्क्रीन पर जमी हुई थी। उंगलियों की हरकत भी बदस्तूर इसी रफ्तार से चल रही थी। यार कल संडे है, पूरा दिन है, मंडे को सबमिट करवाना है। हमने भी नहीं बनाई। हसन ने इसे रिलैक्स करना चाहा। इसके बगैर मजा जो नहीं आता था। कल घर जाऊंगा, पिछले 2 हफ्तों से घर नहीं गया। अब तो आगा जान को डर लगने लगा है कि शादी कर बैठा हूं। वो आगा जान की बात करते हुए मुस्कुराया था। कम ऑन, अभी से शादी और वो भी तुम। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी लाइफ एडवेंचर्स में गुजर जाएगी। शादी नहीं करोगे कभी। इस हसन की इस बात पर इसने मुस्कुराहट दबाई। दोस्त से बेहतर वाकई दुनिया में कोई आपको नहीं पहचान सकता। जाने दो, अभी शादी में कुछ नहीं रखा। ना ही आजकल की लड़कियां मोहब्बतों के काबिल होती हैं। इसने स्तर से लहजे में कहते हुए सर झटका। ऐसी बातों पर अक्सर मूसा की मिसाल इस पर पड़ती थी। मूसा का ख्याल आते ही वो उदास हो गया। ओके लीव द टॉपिक। तुम आ रहे हो या नहीं? इट्स सैटरडे नाइट। अपना काम तो तुम संडे नाइट भी कर सकते हो। हसन हाल हाल में इसे मनाने की कोशिशें कर रहा था। यार तुम लोग जान छोड़ो मेरी, कुछ खुद भी कर लिया करो। मुझसे तो एक बार मुकाबला करते हुए तुम जीत गए थे, खुद करो इस बार भी। वो जहन हट जाने पर बदमजा होता नाक चढ़ाकर इस पर चढ़ दौड़ा। प्लीज ईसा आ जाओ। जैज ने न्यू लेम्बोर्गिनी ली है, 3रा दिन है। इसके शौफ ने दिमाग की दही कर दी है। वो अपना मुंह तभी गोल करेगा जब इसे एक बार अच्छी खासी जलालत वाली हाथ देंगे। आ जा यार। इस बार मोबाइल झपटकर अहमद ने बात की और इसका बस नहीं चल रहा था। रो रो कर ईसा का दिल पिघला दे। पता नहीं कौन सी मनहूस करी में तुम दोनों मेरे पल्ले पड़े थे। तुम दोनों का बस चले तो शादी भी मुझसे ही कर लो, ताकि सारी जिंदगी तुम्हारी इन फजूल शौकियों को पूरा करते गुजार दूं। दफा हो जाओ। वो चीख कर बोलता। लैपटॉप का एक तरफ फेंक चुका था। वो दोनों हंसने लगे थे। जानते थे अब चाहे वो गालियां दे या मारे मगर आएगा जरूर। जा से खुद इसे भी खास पर खास थी। वो काल काट कर बिखरे बालों में उंगलियां चलाता बेचारगी से लैपटॉप को देखने लगा। जिस वजह से वो काम कर रहा था यकीनन 1 घंटों में वो काम मुकम्मल हो जाता और वो आराम से कल चला जाता घर। मगर इन दोनों ने सारी त्वचा का बेड़ा गर्क कर दिया था। दांत कचकचा कर उठा। रफ से ट्राउजर शर्ट में जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन वो ईसा खान था। सच सच कर ही बाहर निकलता था। अगले आधे घंटे में वो शावर लेकर मुकम्मल तैयार अपनी सिल्वर ग्रे बोगाटी में हसन की बेजी लोकेशन की तरफ रवाना हो चुका था। इसे देखकर जाज गर्दन अकड़ाई अपनी लैम्बोर्गिनी से निकला तो ईसा के लबों पर इसकी
सेम सिल्वर ग्रे कलर। स्पोर्ट्स कार देखकर तमस्खर बड़ी मुस्कुराहट उभरी। अब एक कलर सेम से क्या बनता है? बोगाटी रन लेनी थी ना, ये तो पागलपन है। लैम्बोर्गिनी और बोगाटी का क्या मुकाबला? रिजल्ट बना रेस के सब जानते हैं। ईसा की हंसती आवाज पर जाज ने दांत पीसकर हसन को देखा, जो एक लैम्बोर्गिनी के मुकाबला में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार गाड़ी लाना चाह रहा था। वहां खड़े सब लोग ही जानते थे कि बोगाटी का मुकाबला लैम्बोर्गिनी नहीं कर पाएगी। जब ड्राइवर भी ईसा जैसा हो, अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। ईसा सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराकर इसे देख रहा था, फिर आगे बढ़कर इसके करीब रुका और इसकी कार को झुककर देखने लगा। एक चांस देता हूं, इज्जत से बगैर मुकाबला के निकल जाओ। बस मेरे इन बददिमाग दोस्तों के सामने मत आना। अगर आज यहाँ रेस हुई तो कहीं इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी इस महंगी महंगी कार की। गाड़ी का जायजा लेते हुए जाज के पास झुककर ईसा ने कहा तो वह लबनीज था पीछे हो गया। अगले कुछ मिनट में वो अपने दोस्तों समेत वहां से जा चुका था। अहमद और हसन का मुंह बन गया था। बुजलों की तरह बिना रेस के बेच दिया इनको। अहमद की बात पर वो कंधे उचकाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, फिर रुककर इन्हें देखने लगा। काम कर रहा था, फारिग नहीं हूं कि आते जाते चीजों के सामने अपना आप साबित करता फिरूं। तुम्हारे कहने पर आ गया, इतना बहुत है। मैदान खाली छोड़कर जाने वाला बुजदल होता है और मैं खड़ा हूं। गया तो नहीं, इन दोनों को घूर कर कहा और जन से गाड़ी भगा गया। अगर इसका दिल नहीं था और इसका तो नहीं की, चाहे ये बात बताने के लिए इसे बजाते खुद चलकर आना पड़ा। वो सर फिरा, आया और चला भी गया। पहले रोज की तरह इस लंबी काल के बाद जैसे परिहान के लिए गोल्डन डोर खुल गया था। वो वक्तन फवक्तन दोस्तों के समझाए झूठ और बनावटी मजबूरियों को पेश करते से अक्सर बात करने लगी थी। हैरत की बात यह थी कि वो सुन भी लेता था और ऐसा लगता था जैसे बड़ी तवज्जो से सुनता है, मगर जवाब इतना मुख्तसर जैसे बेजार हो रहा हो। परिहान को कई बार गुस्सा आने लगता था। वो सही से जवाब क्यों नहीं देता, इसका रिस्पॉन्स इतना ठंडा क्यों था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि अब तक बात करने के बाद वो इसे इस काबिल समझेगा कि इसे पैसा देगा कि या नहीं देगा। यार, खान कहाँ तक पहुंचा काम, डेयर कर भी पाओगी या नहीं? जिंदगी में एक बार तो कर जाओ। मनाल को शायद जल्दी थी। परिहान की खामोशी से वो तंग आकर झुंझलाकर बोल रही थी, मैं क्या करूं, इतना कोल्ड सा लगता है कभी कभी। पता नहीं पैसे मांगने पर मुझे फ्रॉड ना समझ ले। वो मुंह उतार कर बोली, धोखा देती खान को अपना फ्रॉड नहीं कहलवाना था। वो दुनिया का जुबा लगी थी दोस्तों को, फ्रॉड ही तो कर रहे थे वो लोग। वो अब भी अटेंशन सीकर समझ लेगा। अगर ज्यादा अरसा इसी तरह अपनी मजबूरियों को रोना रोती रही तो अच्छा है, गेम खत्म करो। वो हकीकत जान लेगा पैसा वापस होने पर। मरहा ने इसे याद दिलाया कि वो क्यों बात कर रही है। परिहान बुखला गई थी। ये बात वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि पैसा वापस करते हुए ये सच खुल जाना था कि ये सब जेर था और कुछ भी नहीं था, और सच जानकर वो अच्छे इंसानी से कैसा समझेगा, इससे सोचकर ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसलिए बेहतर है ज्यादा लंबा ड्रामा ना करो, कम से कम झूठ बोलो ताकि सच्चाई खुलने पर तुम्हें ज्यादा शर्मिंदगी ना हो। हमारा मकसद पैसे लेकर गायब होना नहीं है। बेट पूरी होगी तो इसको इसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। रीमा और मनाल की आवाज पर वो चौंकी। इनके जुमले सुनकर सर पर हाथ मारा। ये क्या कर बैठी थी? इसे अपनी सारी बातें याद आने लगी थी। मुझे एक प्रॉमिस कीजिए, कभी हकीकत में नहीं मिलने का कहेंगे और ना हम मिलेंगे। अगर कभी सामना हुआ तो आप अजनबी बनकर गुजर जाना। प्रिया ने इसे एक बार हदायत दी थी, जैसे इसने हमेशा की तरह मैसेज देखते ही बस ओके कह दिया था। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती, मैं आपको सब बता देती हूँ। सामना होने पर आपने कभी तरस खाया तो मुझे दुख होगा। बेहतर है अजनबी बन जाए। ये इसका नहायत अक्लमंदाना जुमला था, जिसे लिखकर ही इसने खुद को दाद दी थी कि कैसे बात संभाल गई वो। इस पर भी इसने बस ऑल राइट कहा था, जैसे इस सब में इसे दिलचस्पी ही ना हो। शायद वो परिहान नामी इस गरीब बेचारी लड़की से मोबाइल पर ही हमदर्दी जता कर पछता रहा था। परिहान मिनाल ने इसे झंझोड़ा तो वो अपने ख्यालों से जाग कर सवालिया निगाहों से तीनों को देखने लगी थी। क्या बात है यार, बार बार किसके ख्यालों में खो रही हो? रीमा ने शोखी से इसे देखते हुए पूछा था। कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। क्या कह रहे थे तुम लोग? वो नफी में सर खलाकर अपनी तमाम तवज्जो इन पर कर गई थी। मैं बता रही हूँ कि वो अपने एग्जाम से फ्री होते ही अपने फैमिली बिजनेस में इन हो चुका है। ज्यादा लेट मत करो कि वो मुझे कहे अब कमाने लगा है इसलिए पैसा दिया। मुझे बेड जीतनी है, बस अब इससे पैसे मांग लो। अमाउंट मैं बताऊंगी कितनी हो। मनाल की बात पर इसने सर खिला दिया था। अब करना ही क्या था? इस बेवक्त ख्वामखा की जुटी अदाकारी से जान छुड़वाना ही बेहतर था। वो सारी सोचें झटक गई। सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले थे, इस सब से जान छुड़वाकर इसे वैसे भी अब स्टडीज पर फोकस करना था। वो यूनी से जल्दी कर चली गई। ये क्या हो गया, अब क्या करूंगी? वो परेशान सी लैपटॉप की स्क्रीन को तक रही थी। इसकी फाइल्स करप्ट हो रही थी। लैपटॉप बार बार हैंग हो रहा था। वायरस आ गया था। इसको एंटी वायरस
करो वरना सब फाइल्स करप्ट हो जाएंगी और फिर रिकवर नहीं होंगी। फिजा की बात पर वो घबरा गई थी। इसके सब लेक्चर्स, असाइनमेंट और इतना डेटा पड़ा था। कुछ फाइल्स करप्ट हो चुकी थी। ये कैसे करूं? अभी मैं ये सब नहीं कर सकती। वो परेशानी से सब ओपन फाइल्स क्लोज करके बोली। फिजा ने एक पर सोच नजर इस पर डाली और चौंकी। तुम वो ईसा खान से उस दिन क्या बात कर रही थी? क्या तुम दोनों जानती हो एक दूसरे को? फिजा किस मौका पर किए जाने वाले सवालों पर वो चिढ़ गई थी। इस बात का यहाँ क्या जिक्र यार, मैं अपने काम की वजह से परेशान हूँ। तुम ईसा खान की पड़ी हुई है। वो चिड़चिड़े लहजे में बोलती लैपटॉप बंद कर गई। अरे इसी का ही तो जिक्र है। तुम जानती हो वो आईटी डिपार्टमेंट का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वैसे तो वो काफी एरोगेंट है, किसी की हेल्प भी नहीं करता, बट कभी कभी मूड में हो तो जूनियर्स को हेल्प आउट कर देता है। ये इशू इसी के लिए बच्चों का खेल है। फिजा की बात पर वो लब काटती ईसा को सोचने लगी थी। अगर इसने मदद करने से मना कर दिया तो शर्मिंदगी होगी ख्वामखा। वो मुतसब्जब सी अपनी जगह से उठी, लैपटॉप बैग में डालकर इसे तलाश करने लगी। या वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के बाहर सर्कल में बने ग्रासी प्लाट में बैठा होता या लैब में। वो लैब से निकलता नजर आ गया तो इसकी तरफ भागी। इसकी अच्छी बात यह थी कि वो हर वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमता था, वरना बात करना मुश्किल होता। ईसा बात सुनिए। इसकी पकार पर वो रुक कर पलटा और आईब्रो उचकाकर जैसे पुकारना नागवार गुजरा हो। ईसा खान, पूरा नाम ले मिस। हमारे दरमियान ऐसी कोई खास फ्रेंडशिप नहीं, क्या मेरा फ्रैंकली नाम ले? वो जैसे नाक चढ़ा कर नखरे से बोला था। आयरा को यकीन हो गया कि वो मदद भी नहीं करेगा। जी सॉरी, वो अगर आप माइंड ना करें तो मुझे हेल्प चाहिए। कोई और वक्त होता तो वो वहीं से पलट जाती, मगर इस नकचरे खानजादा से बात ना करती। मगर इसे जल्द अपना लैपटॉप ठीक करवाना था। क्या हेल्प? इसने बाजार से लहजे में पूछा था। मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, फाइल्स भी करप्ट हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। अपनी मुश्किल बताते हुए इसकी वाकई रोनी सूरत बन गई थी। ईसा ने कुछ सोचकर सर खला दिया। ओके लेट मी चेक, रिलैक्स, इट्स नॉट अ बिग डील। वो कुछ देर पहले बेजारी से बोलने वाला यकदम से बन गया जैसे बहुत मेहरबान हो। इसके चलने पर आयरा इसके पीछे हो ली और इसके साथ साथ चलना आयरा को बहुत अच्छा लग रहा था। अपना आप इसे बहुत अहम सा लगने लगा। चोर निगाहों से इसे देखा जो कंधे पर बैग लटकाए मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। नील क्योमाइल आंखों का रंग कुछ अलग अलग सा लग रहा था। इसका रंग बहुत प्यारा था और कद भी दराज था। फिर इसकी ड्रेसिंग हमेशा शानदार होती थी। आयरा को ढूंढने से भी इसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। एक जगह रुककर वो इसकी तरफ पलटा तो वह गड़बड़ा गई। बचपन से सुनते आए हैं नीचे देखकर चलना चाहिए। क्या तुम अपनी नजर को काबू में रखकर नहीं चल सकती? अब अपना लैपटॉप मुझे दो। इसने एक नजर आयरा के चेहरे पर डालते हुए जताकर कहा तो वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। वो नहाए बेशरम और बदलहाज था। आयरा ने जुर्जरी लेते हुए लैपटॉप बैग से निकालकर इसके सामने किया। ईसा ने वहीं ग्रासी प्लाट पर बैठते हुए तेजी से हाथ चलाते कुछ वक्त बाद सब ठीक करके लैपटॉप इसके सामने किया। वो जो इसे तक रही थी हैरत से स्क्रीन को देखा। स्टैन वायरस था जिसकी वजह से सब करप्ट हो रहा था। अननोन डिवाइसेस कनेक्ट नहीं करनी चाहिए। टेक गुड केयर ऑफ योर थिंग्स। मैं हर वक्त मूड में नहीं होता कि हेल्प करो। वो मदद करके भी बेमरवती जाहिर करता जाया कर चुका था। आयरा ने हंसते से थैंक्स कहा तो वो सर खम करता मुस्कुराकर इसे एक नजर देकर वहां से चला गया। अजीब धूप छांव सा मिजाज था। बात और करता था, लहजा और होता और अमल बिल्कुल अलग होता। वो बेजार सा जिरगा में बैठा हुआ था। जब तक यूनी होती थी इस सबसे जान छूटी रही। घर में ही कम आता था और आगा जान ने भी पढ़ाई का सोचकर इन सब मामलात से इसे बिल्कुल अलग रखा हुआ था। मगर अब सामने जिरगा की सब मुअज्जिज शख्सियात और खान अजहर के साथ खान यूसुफ भी बैठे हुए थे, जिसका मतलब फैसला वही करने वाला था चाहे जो भी करे। इनके ही गांव के किसी एक लड़के से किसी मर्द का कत्ल हो गया था। लड़के के मुताबिक इस मर्द से झगड़ा बहस हो जाने पर गुस्सा में इसने पत्थर मारा जो इसकी कनपटी पर लगने से मौत वाकया पर ही हो गई थी। खानजादा ने अपने खास बंदे अदब खान से सारा मामला पता करवा लिया था। मरने वाला जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं था, पागल था और उसकी बिला वजह बहस पर लड़के ने पत्थर दे मारा था और वो मर गया था और ये गुनाह लड़के के सर था। सामने लड़का जर्द रंगत लिए बाप के साथ सर झुकाकर खड़ा था। इरादा कत्ल का बिल्कुल न था मगर हो गया। अब खून का बदला या लड़की होगी या जमीन या पैसा। जिरगा के हिसाब से खून के बदले खून के अलावा आसान हल बताया जा रहा था। खान अजहर के जुमला पर वो बाप बेटा इनके आगे झुक गए। खान यूसुफ की नजरें खानजादा पर जमी हुई थी। वो इसके फैसला के मुंतजिर थे, जाना चाहते थे वो क्या बेहतर समझेगा। सरदार साहब, पैसा या जमीन की औकात नहीं हमारी। बाप परेशानी से कपकपाती आवाज में बोला तो बेटी बनी करो। मरने वाले के दो भतीजे
मौजूद हैं यहाँ। खान अजहर ने इशारा करके बताया। सामने जवान मर्द खड़े थे, वो शादीशुदा थे जबकि बच्ची 10 साल की थी। खानजादा लब बींचे देखने लगा। सरदार साहब रहम कीजिए, वो बहुत छोटी है, दूसरी इससे भी छोटी है। बाप बेसाख्ता रो पड़ा था, जानता था यही वाहिद हल है। बेटा खिलौता था, पैसा जमीन बिना थे, बाकी बेटियां ही बचती थी। खानजादा क्या कहते हो, ये फैसला सही है ना? खान यूसुफ से रहा ना गया तो पूछ बैठे, वो जो पिछली बार बात चौकी जाने पर जब्त किए बैठा था। चौंक कर सीधा हुआ, सबकी नजर इस पर जम गई थी। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इसने इत्मीनान से एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहते सबको हैरान कर दिया था। खून के बदले पैसा बेहतर है, हम सब जानते हैं कत्ल किस हाल में हुआ है। हाँ, लड़का गुनाहगार है, मरने वाला नाहक मारा गया, मगर ऐसा मकसद नहीं था मरने वाला। कैसा इंसान था ये भी सब जानते हैं। घर वालों के गम को समझ सकता हूं मैं, और तुम दोनों। वो ठहर ठहर कर बोलता इन दोनों की तरफ मुड़ा। जो मरने वाले के भतीजा थे वो मतवज्जा हुए। शादीशुदा हो, घर बार वाले हो, बच्चे भी हैं, और वो बच्ची तुम्हारे बच्चों की उम्र की है। इसको मनी के तौर पर लेकर गम में कमी आएगी या मरने वाला लौट आएगा, मैं बखूबी जानता हूं कितना नुकसान हुआ है, मगर इसका अजाला ये नहीं है या माफ करो या पैसा ले लो। वो आखिरी जुमलों पर सरसा हो गया था। मरहूम के भतीजे खौनक से इसका मुंह तकने लगे थे। वो जानता था इस गली में घूमने वाले नीम पागल शख्स के मरने से इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर भी वनी लेने के लिए इनको वहां देखकर इसको शदीद गुस्सा आ रहा था। हकम खानजादा साहब, हमें मंजूर है। वो दोनों कुछ तवक्कुफ के बाद मान गए। रकम 20 लाख तय पाई थी। खानजादा साहब, पैसा कहां से आएगा, हम गरीब है। लड़के का बाप परेशान हुआ, घबराया। खानजादा के सामने हाथ जोड़ता हुआ वो रोने लगा था। घर अपना है ना, वो बेच दो। घर में कोई सामान है तो बेच दो। क्या वो सब बेटी से बढ़कर हैं? खानजादा ने डर कर सवाल किया तो वो चुप सा हो गया। इस बेहिसी और कम अकली पर खानजादा का खून खोल रहा था। गैर साजोसामान के साथ गरीब का भी 20 लाख तो दे ही जाता है, मगर इसे बचाकर बेटी की क्यों कम कीमत लगती है कि वो दे दी जाए वनी में। इसके गजबनाक तासरात ने जिरगा में अजीब रौब सा पैदा कर दिया था। लड़का और इसका बाप चुप हो गए। खून के बदले पैसे लेने वाले भी इसे देख रहे थे। इसने फैसला सुनाया नहीं था, मनवाया था। खान यूसुफ को इस पर फख्र सा होने लगा था। गर्दन तन गई थी, मगर खान नजर परेशान नजर आने लगे थे। वो फैसला सुनाकर झटके से उठता जिरगा से निकल आया था। अदब खान सर झुकाए, इसके पीछे भागता हुआ इस तक पहुंचा और गाड़ी का जोड़ खोला। अदब खान, वो कुछ सोचकर अचानक जोड़ बंद करते अदब खान को देखने लगा। वो रुक गया। हुक्म खानजादा। अदब खान सर झुकाकर मतवज्जा हुआ। अगर वो घर बेच दे, छोटा घर है मगर 20 लाख तो आ जाएंगे ना, खून के बदले दे सकेगा। सब ऐसा क्यों नहीं सोचते? मुश्किल क्या है? इसके सवाल पर अदब खान ने 2 कदम इससे दूर किए ताकि इसके फैसला को गलत बोलने पर सजा न मिले। हाँ जी, गरीब बंदा है, मजदूरी करता है, घर बेच देगा तो रहने का आसरा छिन जाएगा। फिर इसकी दोनों बेटियां रुलेंगी, साथ में माँ बाप और भाई भी। तब भी शायद अंजाम यही हो, वो बेटी किसी पैसे वाले को देकर पैसा ले लेगा ताकि रहने का आसरा पा सके। और अदब खान ने आहिस्तगी से मुअद्दब में लहजे में हकीकत आश्कार की थी। इसे अब समझ आई खान अजहर क्यों परेशान हुए थे। इसने सर पकड़ लिया, मगर अदब खान बेटी को बेकार चीज तो नहीं कि गुनाह कोई करे भुगते कोई। इससे शिद्दत से गुल खान की वीरानी याद आई। कम उम्र से बेरंग जिंदगी जी रही थी। शोहर के घर मुलाजमा बनकर रहती थी। जी सही फरमाया खान जी। अदब खान ने मजीद इख्तलाफ सही ना समझा, तभी सर हिलाया। इन्हें 3 दिन बाद पैसा देना है ना, मैं दे दूंगा ये रकम, पहुंचा देना इस लड़के के बाप को। एकदम हल सोचकर वो पुरस्कून सा मुस्कुराया। वह जी हाँ, सुर्खियां छिलकाते सफेद चेहरे पर जोश सा उभरा था। कुछ वक्त पहले का गुस्सा और टेंशन भूल गया था वो। अब ना कोई बच्ची जलील ख्वार होगी, न इसका घराना। अदब खान ने गहरा सांस भरकर अपने मालिक को देखा जो अपने उल्टे फैसले लेकर फिर इन्हें ठीक करने में लग जाता था। वो पूछना चाहता था कि हर बार हर कत्ल के बदले बेटियां बचाकर पैसा देता रहेगा वो, मगर चुप रहा। बहुत मजबूरी और परेशानी में कर्ज लिया था। कुछ जरूरी मसले सुलझाने थे, मगर अब कर्ज चुकाना मुहाल है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। हमेशा की तरह दोस्तों के भेजे मशवरे को मैसेज में लिख कर वो बेचती, असल बात तक पहुंची। अब रकम का तकाजा करना बहुत जरूरी था। ओह बैड, विशु कुछ वक्त तवक्कुफ के बाद जवाबी मैसेज मिला था। इसे अंदाजा नहीं हो पाया वो तर्स खा रहा था या तंज कर रहा था। दिल में चोर सा था तो हर जुमला इसको तंज लग रहा था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं जल्द जॉब स्टार्ट करके आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। इसने मैसेज लिख कर सेंड किया। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख हो रहा था।
जिंदगी में पहली बार वो यूं किसी से पैसे मांग रही थी, वो भी बिला वजह, बगैर वजह के। बकारी बनना कैसा होता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से समझ आया था। इस बार आगे खामोशी छा गई। मैसेज सीन हो चुका था मगर जवाब नहीं आ रहा था, जैसे वो बेयकीन हुआ हो इसकी डिमांड से, या शायद वो लाची समझ रहा होगा इसे। हिफत से इसकी हथेलियां भीग गई थी। जवाब के इंतजार में दरकने रुककर चलने लगी थी। इनकार या इकरार दोनों ही शर्मिंदा करने वाले थे। जवाब के इंतजार में इसकी दरकने रुक रुक कर चलने लगी। इनकार या इनकार, इनकार या इकरार, इनकार या इकरार। वो मोबाइल पर नजर गाड़े बैठी सोच रही थी, जब आखिरकार 2 मिनट बाद इंतजार के बाद मैसेज मसूल हुआ। जरूर कितने चाहिए, 3 लफ्ज, और मजीद शर्मिंदा सी हो गई वो। दिल चाहा यही रुक जाए, कह दे मजाक था, नहीं चाहिए, मगर इतने आगे आकर कदम रोक लेती तो डियर हार जाती। जल्दी से फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किया। मनाल वगैरह ने देखती हुई खुशी का इजहार किया। अब जो जो मैसेज हम सेंड करती जाए वो भेजती जाओ। मला ने कहा तो वो ओ कह के रह गई। रकम बताई तो इसकी आंखें फैल गई थी। पूरे 50 लाख। मनाल लॉट में इतने कैसे? वो बुखला गई थी। कमॉन खान, जल्दी मैसेज भेजो, डोंट बी चाइल्ड। 5 से 8 लाख तक तो नॉर्मली होता है रिच लोगों के पास। यार इट्स जस्ट अ बेट, डजंट मैटर। 50 लाख कहो या 1 करोड़ कहो। परिहान की बुखलाहट पर वो तीनों फिर से शुरू हो चुकी थी। इसका सर चकरा गया था। दिल कह रहा था रुक जाए, मगर दिमाग इनकी बातों पर मुतमिन हो रहा था। इसने मैसेज भेज दिया जो फौरन सीन हुआ। इस बार फौरन ही ओके का रिप्लाई आया। He said okay. Seriously? He is giving me a big amount for free. परिहान की बेयकीनी इतनी बढ़ गई थी कि वो इससे ओके के बाद कुछ कहे बिना दोस्तों के साथ अपनी हैरत के इजहार करने में लग गई थी। आखिर कोई इतनी बड़ी रकम वो भी फ्री में कैसे दे सकता है? ओके, अब इसे कहो कहाँ देगा? कहना कैश में चाहिए। ये जगह, जो जगह कहे हमें बताना, सब साथ चलेंगी। वो जैसे ही पैसे निकालेगा मैं वेटविन कर जाऊंगी। मनाल की अगली बात पर इसका दिल लरसा। वो पैसे लेने खुद जाएगी ये सोचा तो नहीं था। मनाल तुम अपने अकाउंट में ले लो ना, जाना क्यों है? वो परेशानी से बोली। इसकी बात पर फिर से इसकी कमकली और बेवकूफी पर एक लंबी लंबी तकरीर इसको सुनने में मिली। वो पैसे बेचकर मुकर जाए कि बेचने वाला वो नहीं था, फिर मनाल लेकर मुकर जाए और वापस ना करे तो सब सेटल कर लोगी। व्हाट अ फुलिश गर्ल। फरहान इसे डिप्ट कर चुप करवाया तो इसका भी सोया हुआ दिमाग जागा। इसे सब वहीं खत्म भी तो करना था। इसके लिए यह सब जरूरी था, जाना भी जरूरी था, इन सब का होना भी जरूरी था। पैसे कहाँ देंगे? मुझे बाय हैंड कैश चाहिए। इसने हिम्मत करके मैसेज सेंड किया। हाथ और चेहरे पर घबराहट से बेतरह पसीना आ रहा था। बार बार पसीना साफ करती वो अपना चेहरा सुर्ख कर चुकी थी। मेरे ऑफिस आ जाइएगा या फिर किसी कैफे या क्लब में अकेला मिलना चाहेंगी आप? इतने दिन बाद ये पहला तफसीली जुमला था। इसके अल्फाज पर परिहान का रंग उड़ गया था। कितनी देर वो जवाब नहीं दे पाई। वैसे क्या समझ रहा था आखिर? शर्मिंदगी के मारे इसकी आंखें भर आई थी। वो अब अपने ऑफिस की लोकेशन भेज रहा था। मनाल लोगों के मैसेज भी आते रहे। इसने बदतमीजी से मोबाइल पटक दिया। अपिया अने कहती हैं वो जल्दी आपकी शादी कर देंगी और आप भी प्लीज आपी की तरह यहाँ से चली जाएंगी। पूर्वा सांस फुलाए इसके पास आई थी। इसने चौंक कर देखा। इसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। परिहान बेसाख्ता हंसी आई थी। शादी तो होनी ही है एक दिन, मेरी ट्वीटी की भी होगी। उफ, परी तुम दुल्हन बनकर कैसी लगोगी? वो इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे सरता पैर देखती, शरारत से बोलती। बात बदल गई थी। अपिया अभी शादी मत कीजिएगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा जहां आप जाएं। वो हंसी सूरत बनाकर बोली तो परिहान हंस हंस कर पागल हो गई थी। पूर्वा नाराजगी से इसे देखने लगी थी। इसकी अपिया हमेशा इसकी बातों पर हंसती थी। बस ओ मेरा ट्वीटी, मेरे साथ रुखसत होना है बेबी को। मेरे इन लॉस जहेज में इतनी बड़ी लड़की देखकर परेशान हो जाएंगे। वो मुंह पर हाथ रखती हंसी दबाने की कोशिश में हल्कान सुर्ख हो रही थी। कुछ देर पहले वाली शर्मिंदगी और खिफत भूल गई थी। पूर्वा इसके लिए हर मुश्किल और दुख में सुकून की दुआ जैसी थी। मासूम और प्यारी प्यारी बातों वाली गुड़िया। मैं इनके सब काम करूंगी, वो परेशान नहीं होंगे। पूर्वा की अगली बात पर वो दक से रह गई थी। क्यों मुलाजमा हो तुम? पागल मत बनो, ऐसी बात फिर कभी मत करना। तुम मेरी छोटी सी परी हो, कभी काम करने नहीं, बस स्टडी करो और फिर तुम्हारी अपिया तुम्हें साथ रखेंगी, चाहे मुझे अपना घर छोड़ना पड़े। वैसे खुद से लिपटाती मोहब्बत से बोली। पूर्वा का दिल सुकून में डूब गया। शहद रंग आंखें चमकी। अपिया मुझे बाल कटवाने हैं, मैं तंग होती हूँ। वो अपने कमर को छूते लंबे बालों को सामने करके बेचारगी से बोली थी। यही मौका था इसको बात मनवाने का। बिल्कुल नहीं परी, मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हारे इन बालों पर, और भी बढ़ाना चाहती हूँ। फिर तुम
रिपांजल की तरह लंबे बालों वाली गुड़िया होगी जिसका शहजादा बाल पकड़कर कमरे में मिलने आएगा। वो पूर्वा के सिल्की नरम बालों को समेटती कहानी बनाकर खुद ही हंस रही थी। पूर्वा की आंखें फैल गई थी। शहजादे के बाल पकड़ने में मैं गंजी हो जाऊंगी। पूर्वा ने जुर्जरी लेकर भी सख्ता बालों पर हाथ रखकर जैसे इन्हें बचाया था। परिहान ने अपनी हंसी दबाई। बस हम ये प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। कोई ऐसा शहजादा होना चाहिए जो बाल ना खींचे। हान के लिए मजीद हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था। पूर्वा इसकी बात पर मुतफिक होती सर हिला रही थी, फिर सीधी हुई। अपिया, आपके जैसे बाल करवा लूं, ये अच्छे हैं। इसने अपना गुलाबी छोटा हाथ बढ़ाकर पिरहान के कंधों को छूते सिल्की बालों को छुआ। नहीं पूर्वा, मैंने कहा ना तुम्हें लंबे बाल करने हैं। इसके मना करने पर वो मुंह फैलाकर नाराज हो गई थी। वो इसके गुलाबी फूले गालों को चूम कर सुर्ख करती इसको गुदगुदाने लगी थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी। पूरा गुदगुदाने पर और पिरहान से देखकर इनकी आनी आवाजें सुनकर कमरे में आई तो वो दोनों को हंसता देखकर दिल से खुश रहने की दुआएं देती मुस्कुराई और पलटकर चली गई। वो शॉवर लेकर निकला। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर नम बालों को बुर्श करता दूसरे फारक हाथ से शर्ट के बटन बंद कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने पलटकर देखा तो दरवाजे पर जर्शी खड़ी थी। जर्शी, आ जाओ। क्या बात है? वो मुस्कुराकर पलटा और इसे अंदर बुलाया। वो झिझकती हुई इसके नम चेहरे को देखती चंद कदम आगे बढ़कर बोली, लाला, आपको आगा जान ने बुलवाया है। वो बड़ी चादर में लिपटी सर झुकाकर खड़ी थी। खानजादा ने लब बिंचे। जर्शे, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझसे इस तरह अजनबिया वाला रवैया और झिझक मत रखा करो, ना ही छुपा करो। पलवर्शी और तुम में कोई फर्क नहीं। इसके पास जाकर अपने हसार में लेता। इसके चादर में छुपे माथे को चूमा तो वो सर उठाकर इसे देखने लगी। आंखों में झिलमिलाते आंसू और हसरत थी। जाने वो क्यों अपने भाइयों से यूं दूर दूर रहती थी। खानजादा नहीं समझ पाया था। मुस्कुराकर इसकी नम आंखों को साफ करता सर थपथपा गया। आओ, आगा जान के पास चले। जाने फिर के अदालत लगाई है मेरे खिलाफ। इसे वैसे ही अपने हसार में लेकर वो बाहर निकला। वो जो अंदर इसके हसार में पुरस्कून खड़ी थी, बाहर निकलते ही इससे दूर होती तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। खानजादा ने उलझी नजरों से इसे जाते हुए देखा था। आपने बुलवाया आगा जान? वो कमरे में दाखिल हुआ तो तकरीबन सभी मौजूद थे। सबके मुस्कुराते पुरस्रार चेहरों को देखता वो आईब्रो उचकाकर रह गया। आओ खानजादा, जरूरी बात करनी है। खान यूसुफ की खुशी से जगमगाते चेहरे को देखकर भी वो मुतजस्सिस होता इनके पहलू में आ बैठा। तुम्हारा शादी करने का इरादा हो रहा है? पूछना था तारीख क्या हो। वैसे तो कल बाकायदा बरों के दरमियान तारीख तय की जा चुकी है, मगर मैं चाहता हूं तुम्हें जो सही लगे वो बता दो। हम तुम्हारी शादी करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इससे पूछा। खान यूसुफ की बात पर वो मुंह खुले ने देखने लगा था। इसे ये तक नहीं पता था शादी किसे की जा रही है और ये लोग तारीख सोच रहे थे। आगा जान, मुनासिब लगे तो जरा ये भी बता दीजिए मेरी शादी किससे हो रही है, या ये बात निकाह के वक्त ही मुझे पता चलेगी। इसने दांत कचकचा कर कहा तो सब हंस पड़े थे। आगा जान ने कहका लगाकर इसकी पुष्ट थपथपाकर जो नाम बताया इसके चेहरे के तासरात यकदम बदले थे। झटके से उठ खड़ा हुआ। बेयकीनी थी सबकी तरफ वो परेशानी से देखने लगा। नहीं आगा जान, प्लीज नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसका खून निचोड़ लिया हो। खान यूसुफ ने संजीदगी से इसे गुड़ा। वजह बताओ, इसमें क्या कमी है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, खानदानी है, तुम इससे ज्यादा मिले नहीं हो, वरना वो बहुत नरम मिजाज और सुलझी हुई नेचर की बच्ची है। खान यूसुफ के लहजे से सारी नरमी गायब हो चुकी थी। इसने एक नजर कमरे में मौजूद सबको देखा। बाप, चाचा, माँ, चची, दोनों भाई और बाबियां। हाँ, नजर में सवाल और खैरत थी, यानी सबको ही यकीन था लड़की हर लिहाज से इसके लिए बेहतर है और इसका इनकार हैरान कुन था। वो परफेक्ट हो या हुस्न की मलका हो, खानदानी है या पढ़ी लिखी हो, मुझे इससे शादी नहीं करनी। आगा जान, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिएगा आप लोग। वो बुरी तरह बेचैन हुआ मगर आगा जान डटे हुए थे। कोई खास वजह नहीं, लड़की साथ काफी अरसे से तुम्हारी मांग है, तुम खरे खरे इनकार कर रहे हो। जाओ खानजादा, हम खुद तारीख सोच लेंगे, इस मामले में कोई डील नहीं मिलेगी। खान यूसुफ के अटल जुमलों पर वो इससे पहले के जब्त खोता वो वहां से चला गया था। पीछे सब परेशान और हैरान बैठे हुए थे। आगा जान बहुत परेशान हो गया है, वो फोर्स नहीं करें, वक़्त दें इनसे, मैं बात करूंगी। खानी बेगम ने बेचैनी से पहलू बदला। बेटी के चेहरे पर दुख जैसी कैफियत जो छाई हुई थी इनकी आंखों में ठहर सी गई थी। वो इस बार नहीं खानी, शादी के बाद खुद संभल जाएगा। बिला वजह का इनकार में आगे कैसे पहुंचाऊंगा। खान यूसुफ पहली बार अपने खानजादा की नाराजगी की परवाह किए बगैर अपना फैसला ले चुके थे। वो कमरे में आकर गहरे गहरे सांस भरता, अपने अंदर का उबाल निकालने के लिए अपने बाल खींचने लगा था। वो सबको कैसे कैसे बताता। मूसा की जिंदगी तबाह करने वाली वही तो थी जिसकी वजह से मूसा की शादीशुदा जिंदगी में कभी सुकून नहीं रहा था। वो इसी लड़की को कैसे अपनी बीवी बनाकर ले आए जिसने इसके दोस्तों जैसे भाई को तबाह बर्बाद कर दिया था।
ना वो बता सकता था, ना ही बर्दाश्त कर सकता था। वो पागल हो रहा था। खान यूसुफ लाख मोहब्बत टाले, मगर इस किस्म के खानदानी फैसलों में कभी वो नरमी बरतने को तैयार नहीं होते थे। इसका मूड इतना खराब हुआ कि रात तक कमरे में बंद रहा। रात के खाने के वक्त पूरा घर बारी बारी दरवाजा बजाता मिन्नते करता रहा, मगर गोया इसने कसम खा ली थी कि ना वो दरवाजा खोलेगा ना कुछ खाएगा। खान यूसुफ ने थक हार कर गुलजान को इसके पास भेजा था। सब जानते थे इनके एहतराम में वो इन्हें ऐसे नखरे नहीं दिखाता था। गुलजान की मखसूस हल्की दस्तक और आवाज पर इसने दरवाजा फौरन खोला। मोरे कुल, आप रात के इस वक्त सब ठीक तो है ना? इसकी परेशानी पर वो मुस्कुराई थी। खाना नहीं खाया आपने? खाने से कैसी नाराजगी है इनके नरम परेशान लहजे पर। वो बेचारगी से पलटकर सोफा पर जा बैठा। समझ गया, आगा जान ने भेजा है, भूख नहीं है इसलिए नहीं खाया। आप फिक्र न कीजिए, सो जाइए जाकर। बिखले बाल सवार कर इसने इन्हें भी टाला था। नीली आंखें सुर्ख नमी से बढ़ रही थी। खान यूसुफ की पहली बार सख्ती ने इसे अच्छा खासा उदास कर दिया था। गुलजान ने आगे बढ़कर जग से पानी डालकर गिलासी से थमा दिया। परेशान नहीं होते, शादी पूरी जिंदगी का फैसला होता है। अगर दिल नहीं मान रहा तो खान साहब को आराम से समझा दीजिए। आपसे बहुत प्यार है, इन्हें मान दीजिए, इन्हें समझाइए। गुलजान के नरम अल्फाज पर इसको तसल्ली सी हुई थी। पानी पीकर खुश होता खर हलक तर किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आराम से माने या नहीं, ये शादी मैं किसी भी सूरत नहीं कर सकता। अगर कर ली तो सारी जिंदगी खुशी के लिए तरस जाऊंगा। मोरे कुल, वो गिलास टेबल पर रखता जिस सख्ती से बोला गुलजान ने लब काटे। वो घर में तूफान लाने वाला था। जर्शी ने आज आपके लिए खास तौर पर चाइनीज राइस बनाए हैं, आपको पसंद है ना? जर्शी को आता देखकर वो जल्दी से बात बदल गई थी। इनकी बात पर इसने पलटकर दरवाजे की सिमत देखा। जर्शी ट्रे लिए अंदर आई। इसने सद आह भरकर यानी अपने खाने से जर्शी ने आज आपके लिए खास तौर पर चाइनीज राइस बनाए हैं, आपको पसंद है? जर्शी को आता देखकर वो जल्दी से बात बदल गई। इनकी बात पर इसने पलटकर दरवाजे की सिमत देखा। जर्शी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। इसने सर्द आह भरी, यानी अब खाने से इनकार मुश्किल हो गया था। गुलजान सिंगल सोफा पर बैठ गई थी। जर्शी ने इसके सामने मेज पर ट्रे रख दिया था। लाला, आपकी नाराजगी से पहले मैंने बनाई थी ये चावल, आपने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? इसी झिझक बड़े लहजे में कहती वो नाराजगी जाहिर करना चाह रही थी, मगर वो नाकाम रही थी। खानजादा ने इसका हाथ थाम कर अपने पास बिठाते हुए सर चूम लिया। मेरी गुड़िया ने बताया नहीं था इसलिए अभी तक नहीं खाया, अब खाऊंगा ना, तुम बैठो मेरे पास। वो इसे अपने पास बिठा गया। गुलजान इसके लिए प्लेट में चावल निकालने लगी थी। जर्शा की छोटी छोटी मासूमाना बातों पर वो मुस्कुराता खाना खाने लगा। कुछ ही देर में पलवशे भी आ गई थी। गुलजान ने इसके लिए चाय बनाने जा चुकी थी। जब तक इसने खाना खाया पलवशी और जर्शी पास बैठी रही, मगर एक बात जो वो हर बार की तरह शिद्दत से महसूस कर रहा था, पलवशी के आने के बाद से ही जर्शी कम बोल रही थी। वो झिझक ज़दा बैठी थी और ये बात हर बार की तरह महसूस करता वो उलझ गया। जर्शी पूछने पर कुछ भी नहीं बताती थी। इसके ऑफिस चलते हैं आज, अब इस गेम को एंड भी तो करना है, वरना वो परिहान को जाने क्या समझ लेगा। यूनिसेफ के बाद मिनाल ने कहा तो सबको इस बात से इत्तेफाक हुआ। परिहान भी अपना आप क्लियर करना चाहती थी। वो अजनबी से गलत समझ रहा था शायद कुछ आइडिया, क्योंकि पैसे देने पर तो वो राजी हो ही चुका है। बेट तो मिनाल तुम जीत गई हो, रीमा ने भी पुरजोश होकर कहा। वो सब मिनाल की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जब परिहान ने मुंह बगाड़ा। सामने ही इसका ड्राइवर गाड़ी समेत इसे देख रहा था। वो जानती थी इग्नोर करके चली जाए तब भी इसने पीछा करना था। गाइस, मेरा ड्राइवर आज वक्त पर ही पहुंच गया। अनिका जसूस शायद जान गया था आज कहीं जाने वाले हैं हम। परिहान ने बड़ी बेचारगी से इन लोगों को इतला दी। इट्स ओके, हम मनाल की गाड़ी में जाते हैं, तुम इसके साथ पीछे आ जाओ। अनी से कह देना किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना पड़ा इस कंपनी में। मरहा ने फौरन बहाना कर लिया था। परिहान की आंखें चमकने लगी थी। वैसे वो भी कम न थी, मगर इन मामलात में इसकी दोस्ती दुगना तेज थी। ऑफ कोर्स कोई क्लब नहीं जा रही कि डर रही हो। ऑफिस की लोकेशन है बीजो। मनाल ने भी इसी इत्मीनान दिलाते हुए पूछा। है मेरे पास, ओके सी यू। वो हाथ जलाती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। वो तीनों पहले ही निकल कर जा चुकी थी। परिहान ने ड्राइवर को वही सब झूठ सुनाकर लोकेशन बताई तो वो सर हिलाकर 1 घंटा में इस जगह पहुंचा चुका था। कब आओगी? हम पहुंच गई हैं। इतनी लेट क्यों हो गई हो? इन तीनों के पिछले 10 मिनट से मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे थे। परिहान ने गाड़ी से निकलकर एक नजर इस नहायत ऊंची बिल्डिंग को देखा। मैं आ गई हूँ, तुम लोग कहाँ पर हो? इसने मैसेज करते हुए कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। ऑफिस में, रिसेप्शन पर कहना लड़की पहुंचा देगी। रीमा के मैसेज पर वो गहरा सांस भरती हिम्मत करके रिसेप्शन पर पहुंची। सॉरी मैम, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है सर के साथ, आपको ऐसे ऑफिस में नहीं जाने देंगे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने माजरत करते हुए कहा और आने वाली काल की तरफ मुतवज्जा हो गई। इसका खल्क तक करवा हो गया था। मनाल इसके सर की दोस्त थी तो आराम से जाने दिया। अब परिहान को रोके बैठी थी। इसे शदीद गुस्सा आया था। वो इस इंसल्ट पर सब बार में झुंक कर पलटती आउट रोड की तरफ बढ़ रही थी। मैम रुकिए, सॉरी, आप आइए, मैं ऑफिस दिखा देती हूँ। लड़की ने पुकार कर जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक जानिब इशारा किया। परिहान समझ गई मनाल ने कहलवाया है। गर्दन अकड़ कर साथ चलने लगी। इस प्रोटोकॉल को
इस प्रोटोकॉल पर वो ये बात भूल चुकी थी कि क्या करने आई है। वो फेस टू फेस पैसे लेने आई हुई थी। वो किसी अनजान से एक शख्स के नाम पर 50 लाख लेने वाली थी, चाहे फौरी वापस कर देती। लड़की लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर की निस्बत यहाँ कदरे चहल पहल कम थी। सामने ही एक शीशे के पास वो जाकर रुक गई। परिहान ने एकदम घबराहट के हमला आवर होने पर पसीना होते हाथ आपस में रगड़े, होंठों के पास हाथ फेरती पसीने की नमी साफ करते हुए लबों पर जुबान फिरी और कपकपाते हाथों से डोर खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। नजर चारों तरफ में दौड़ाई, मनाल वगैरह वहां नहीं थी। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की बिप इसने लड़ते हाथों से मैसेज खोला, जिसे पढ़कर इसका रंग फक हुआ था। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल के दूसरी जानब ऊंची चेयर पर बैठा वो संजीदगी से इसे देख रहा था। परिहान का सर चुकराने लगा। वो पलट कर जाना चाहती थी मगर इसका जिस्म हरकत करने से इनकारी हो रहा था। खान, कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंची नहीं हो। खो तो नहीं गई हो तुम लोग? तुम्हें बस राना बिल्डर्स के ऑफिस आना है यार, मैं फिर से लोकेशन भेज रही हूँ। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की बीपर्स ने लसते हाथों से मैसेज खोला। मीनाल का मैसेज था, लोकेशन भी अलग थी, नाम भी अलग था। वो कहाँ पहुंच गई थी? पढ़कर इसका रंग फक हुआ। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल की दूसरी जानब ऊंची चेयर पर बैठा वो संजीदगी से इसे देख रहा था। फरहान का सर चकराने लगा। वो पलट कर जाना चाहती मगर जिस्म हरकत करने से इनकारी। आ जाइए मिस फरहान, बैठकर बात करते हैं, संजीदगी से बोलता। अपनी सीट से उठा और कुछ ही फासले पर दाईं तरफ सेटिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ाता गया। वो वही था जो पहली बार रोड पर टकराया था, फिर शादी में टकराया और आज वो इसी के सामने था। वो कोई और नहीं, मनाल का खदीर था। मनाल ने जब नंबर दी इसने शायद फर्स्ट ही कहा था और वो फर्स्ट नंबर ले चुकी थी। फिर कहाँ गड़बड़ हुई थी आखिर? फर्स्ट नंबर पर जिस पर लाइन लिखा था और ये लफ्ज वो हदीर के लिए ही यूज कर सकती थी। जो बात इसे तब सोचनी चाहिए थी वो अब सोच रही थी, जिससे पहली बार रोड पर बात करके वो मुक्कर गई थी, क्योंकि मनाल को किसी का भी हदीर के पास करीब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बंदे का नंबर निकालकर वो इतने दिन बात करती रही थी। मनाल को खबर हुई तो वो इसे मार डालेगी। इसने जुर्जरी ली। वो एक सिंगल सोफा पर बैठकर दरवाजे के पास अटक कर सोच में गुम खड़ी परिहान को देख रहा था। मिस परिहान, कोई परेशानी है आपको? इसका संजीदा पुकार पर वो गड़बड़ा कर सीधी हुई। हो सकता है बात वो इससे न करती रही हो, बस आज गलती से आ गई हो। ये तसली बख्श सोच आती ही वो तेजी से आगे बढ़कर अपना मोबाइल इसके सामने कर गई। क्या ये नंबर आपका है? परिहान के हकलाते सवाल पर इसने स्क्रीन पर मौजूद नंबर को देखा। मनाल की लाइफ लाइन नंबर इस नाम से सेव था। नंबर के इसके माथे पर पड़े बाल, मगर वो सरखला गया था। जी हाँ मिस परिहान, ये मेरा ही नंबर है। इसके कहने पर वो दब से सोफा पर बैठती सदमा ही सदमा में थी। इस इंसान से पैसे लेने अब बैठी थी, झूठ बोले बेचारी बनी और जाने क्या किया। रिसेप्शन पर आपको रोका गया, इसके लिए मदद करता हूँ। आप मुझे इन्फॉर्म करके आती तो कभी ना रोका जाता। मैंने ग्लास वाल से आपको आते देख लिया था, वरना मुझसे अपॉइंटमेंट के बिना मिलना मुश्किल हो जाता। वो अभी भी इसी संजीदगी से इसे बता रहा था, यानी रिसेप्शन पर कॉल मनाल ने नहीं इसने की थी। परिहान इस शर्मिंदगी और घबराहट से इससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। आपके मैसेजेस देखकर मुझे हैरत हुई थी कि एक ब्लाइंड लड़की टेक्स्ट कैसे कर सकती है। आपने ये झूठ क्यों बोला? इस पर बाद में बात करूंगा, पहले ये बताइए रिफ्रेशमेंट में क्या लेंगी आप? आई थिंक आप यूनिवर्सिटी से सीधी यहीं आ रही हैं। इसका हुलिया देखकर वो अंदाजा लगा चुका था। काल पर मुख्तसर बात करने वाला सामना होने पर मुसलसल बात कर रहा था, जैसे बरसों पुरानी दोस्ती रही हो। कुछ नहीं, सॉरी, अब से अब तक जो भी बात हुई मैंने गलती से आपका नंबर। परिहान की इस वजाहत पर वो एकदम माथे पर बल डालकर सीधा हुआ तो वो बाकी बात भूल गई। खौफ और परेशानी से खल्क इसका खुश्क हो रहा था। मैसेज अब भी आ रहे थे। यकीनन मनाल लोग अब बुरी तरह भड़क चुकी होंगी, लेकिन वो उस लड़के के पास जाकर क्या करती जिससे अब तक बात नहीं की थी, जिसे बात करती रही थी। इसे वजाहत देना इसको मुश्किल हो रहा था। आपका मतलब ये बातें आपको किसी और से करना थी? जो बातें आपने मुझसे की, ये हेल्प और पैसे किसी और से मांगने वाली थी आप? वो क्यों इस बात पर बरक उठा था? परिहान समझ नहीं पाई, मगर जल्दी से इस बात में सर खला दिया। इसने लब पींच ली है। आपको जितनी भी हेल्प चाहिए मैं करूंगा, किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो अमाउंट कही थी मैं कैश में दे दूंगा। इसकी बात पर परिहान की आंखें फैली, शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख हुआ। वो कांच के गिलास में पानी डालकर इसके सामने रखता हुआ इसे देखने लगा। दरअसल देखिए बात यह है मिस परिहान, पहले पानी पिए आप। वह परिहान के घबराए हुए चेहरे पर पसीने की नमी और बकलाहट महसूस करके बाद दरमियान में टोकता गिलास इसकी तरफ बढ़ा गया। मोबाइल पर अब भी मैसेजेस आ रहे थे। परिहान रोहान सी हो गई। शायद अब तक वो लड़का मनाल वगैरह को ऑफिस में देखकर हकीकत बता चुका होगा। वो इस धोखा पर परिहान से नाराज हो चुकी होंगी। वो सब गड़बड़ कर चुकी थी। अब न सिर्फ सामने बैठे अजनबी को वजाहत देना थी, बल्कि इसको अपनी दोस्तों को भी वजाहत देना थी। पानी का गिलास एक ही सांस में अपने अंदर उंडेलती, साथ में आंसू भी पीने लगी। दिल चाहा जोर जोर से रोए, तौबा कर ले, फिर कभी ऐसी फजूल गेम्स नहीं खेलेगी जिससे इज्जत का फलूदा बन जाए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, वो सर झुकाकर बोली। जवाब में खामोशी पाकर
सर उठाया तो वो सर नजरों से गुड़ रहा था। मतलब जो सब बातें की वो सब झूठ था। वो बात काट गया। परिहान लपकाती मजीद सर झुका गई। मैं जानता हूं मिस परिहान, जब आपने कहा था कि आप अकेली और डरी हुई हैं, मैंने पता करवा लिया था कितनी अकेली और बेचारी हैं आप। इसके तंजिया जताते लहजे पर इसका दिल चाहा जमीन फटे और वो इसके अंदर समझ जाए। ना वो कुछ बोली, ना सर उठाया। मैं नहीं जानता आपने वो सब झूठ क्यों बोले, अंधे होने का, अकेले होने का और डरने का। आपके पेरेंट्स नहीं है मगर खाला और खालू है। जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने आपको अच्छे से रखा हुआ है। आज शायद इसने अपनी सुनाने के लिए ही बैठाया था परिहान को, और वो मजबूर थी कि बैठी आज जिटाई के रिकॉर्ड कायम करने वाली थी। चुपचाप अपने सारे ड्रामों के पोल खुलते सुन रही थी। फिर आपने पैसों की डिमांड की, या वाकई किसी मुश्किल में आपको ये अमाउंट चाहिए, या फिर आप एक लालची लड़की हैं जो झूठ बोलकर अनजान लोगों से पैसा लेती हैं। वो सब कोई से बोलता सवाल कर रहा था। परिहान का दिमाग बक्स से उड़ गया था। अगर आपको मैं इतनी घटिया लगती हूं तो क्यों पैसे देने लगे थे? तो क्यों कहा पैसे देंगे? आपने सोचा बकाऊ माल लड़की है तो पैसे देकर शराब। इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो सर लहजे में गुस्से से टोक गया था। परिहान की जिले से आंखें बढ़ आई थी। झटके से खड़ी हुई। इस इंसान से इसका कोई लेना देना नहीं था कि इसे वजाहत दे। इसे खुद पर गुस्सा आया। वो बैठी ही क्यों थी कि ऐसी बातें सुनने को मिली।